अद्विजय बोला, क्या तुम उसे इतना ज्यादा मिस कर रही हो कि अपने हस्बैंड को ही भूल गई? आरोही ने कहा, भूलूंगी तो तब जब मुझे आपकी याद आती होगी। अद्विजय ने आरोही के गर्दन पर हाथ रखा और उसके चेहरे को एक झटके से अपनी ओर करते हुए कहा, क्या कहा? तुम्हें मेरी याद नहीं आती सच में? आरोही ने हाँ में सर हिलाया। अद्विजय ने तभी अपनी उंगली आरोही की चेस्ट पर रखी और बोला, याद नहीं आती तो जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो तुम्हारी धड़कन ही क्यों तेज हो जाती है? आरोही ने कहा, भूलूंगी तो तब जब मुझे आपकी याद आती होगी। अद्विजय ने आरोही के गर्दन पर हाथ रखा और उसके चेहरे को एक झटके से अपनी ओर करते हुए कहा, क्या कहा? तुम्हें मेरी याद नहीं आती सच में? आरोही ने हाँ में सर हिलाया। अद्विजय ने तभी अपनी उंगली आरोही की चेस्ट पर रखी और बोला, याद नहीं आती? तो जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो तुम्हारी धड़कन क्यों तेज हो जाती है? इस पर आरोही ने कहा, आपको गलत फहमी है और आपने देखा नहीं, मैं दौड़ कर आई थी जिस वजह से मेरी धड़कनें तेज थी। अद्विजय एक डेविल स्माइल के साथ मुस्कुराया और बोला, सो यहाँ पर तुम्हारी बात में पॉइंट है, लेकिन अभी तो तुम चलकर भी नहीं आई। तुम्हें मैं गोद में उठाकर लेकर आया हूँ, तो अभी तुम्हारी बड़ी हुई धड़कनों का क्या राज है? आरोही इस पर झेंप गई, आज जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई थी। अद्विजय ने फिर आरोही के लाल हो चुके पैरों को देखा और उसे एक चैनल के स्टोर में लेकर गया। उसने खुद आरोही के पैर को पकड़कर उसे कंफर्टेबल सैंडल पहनाई। ये देखकर फॉरेनर्स भी उनकी तारीफ करने लगे। कई औरतों ने तो आरोही के पैरों में बंधी प्यारी पायल के बारे में पूछा। जब उसने बताया कि पायल इंडियन कल्चर का एक पार्ट है, तो वो सब औरतें बोली कि वो भी अपने लिए पायल ऑर्डर करेंगी। जब अद्विजय और आरोही फ्लाइट में बैठे हुए थे, तो आरोही ने अपना सर अद्विजय के कंधे पर रखा हुआ था। उसने आरोही को गर्म ब्लैंकेट से ढका। जब उनका एयरप्लेन इंडिया लैंड हुआ, तो अद्विजय ने उसे जगाया। कैफेटेरिया में जाकर उन दोनों ने कुछ खाया। आरोही ने अपने पास को काफी कस कर पड़ा हुआ था। अद्विजय ये देखकर अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, तुम्हें क्या लग रहा है, किसी को पता होगा कि तुम्हारे पास इतना अमाउंट का चेक है? इस पर आरोही ने कहा, मैं रिस्क नहीं ले सकती ना। ये कहकर वो मुस्कुराई। सेकंड प्राइज के लिए जो चेक था, वो भी पेरिस से इंडिया निकलने से पहले ही मानव ने आरोही को दे दिया था। वो पहले इस बात से काफी दुखी थी कि अद्विजय की वजह से यशिका को पुलिस ने पकड़ लिया, मगर जब उसे ये पता चला कि उसने कई छोटे फैशन डिजाइनर से न सिर्फ पैसे के बल पर अपना काम करवाया था, बल्कि धमकी देकर और उन्हें मजबूर करके भी अपने लिए डिजाइन्स बनवाए थे, इससे आरोही को ये महसूस हुआ कि यशिका जैसी एक लड़की जेल जाना ही डिजर्व करती थी। अब आरोही को इंडिया पहुंचकर सबसे पहले अपनी बेटी को गले लगाना था। जब वो सुबह के 10 बजे रावत विला पहुंची, तो बाहर उसको राजवीर और अनिका खड़े दिखाई दिए। अनिका के हाथ में एक थाली थी। आरोही जब वहां पहुंची, तो उसने उन दोनों के पैर छुए। अनिका ने आरोही के माथे पर टिका किया और उसे एक लड्डू खिलाकर बोली, तो कैसा रहा तुम्हारी जिंदगी का एक नया सफर? आरोही मुस्कुराई और बोली, माँ, ये सब आपकी वजह से हुआ है और उस दिन आपको नाराज किया, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। ये सुनकर अनिका जी मुस्कुराई और बोली, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैं ही तुम्हें नहीं समझ पाई। फिर वो अद्विजय को देखने लगी। अद्विजय उन दोनों के पास आया, मगर वो वहां से सीधा अंदर निकल गया। अनिका ने एक आह भरी। आरोही ने अनिका जी को गले लगाते हुए कहा, माँ, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, आप विश्वास रखिए। आरोही उन दोनों से मिलकर जल्दी से अपने कदम बढ़ाते हुए अंदर भागी। उसे हाल में कहीं भी ढानी नजर नहीं आई। हाँ, मगर वहां मिस्टी जरूर बैठी थी। मिस्टी को देखकर आरोही ने पूछा, मिस्टी धानी कहाँ है उसके? ये कहने पर मिस्टी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जैसे किसी गहरी सोच में खोई हुई थी। आरोही उसके पास गई और बोली, मिस्टी, मिस्टी, सुनो। ये कहते हुए उसने मिस्टी के कंधों को हिलाया। मिस्टी होश में आई और बोली, जी, जी कहिए। आरोही ने फिर से वही सवाल दोहराया तो मिस्टी ने कहा, मुझे नहीं पता धानी कहाँ पर है, आज सुबह से ही मैंने उसको नहीं देखा। आरोही बोली, ठीक है, मैं बेडरूम में चेक करके आती हूँ। ये कहकर वो स्टार से ऊपर बढ़ गई।
जब उसने बेडरूम का दरवाजा खोला तो उसे धानी न बिस्तर पर दिखाई दी और न ही रूम में कहीं दिखी। आरोही फिर बालकनी में गई तो उसे बालकनी में धानी दिख गई, जो कि अपने खिलौनों से खेल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। जब उसने आरोही की पायल की आवाज सुनी तो उसने घूमकर देखा। उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी। आरोही आगे बढ़ी और उसने धानी को गले लगाया और उसे प्यार से बार बार चुमा और बोली, मेरा बच्चा कैसा है? इतने दिनों क्या किया? आपने मम्मा को सब जानना है? धानी बोली, कुछ नहीं मम्मा, मुझे आपकी बस याद आई। इस पर आरोही ने कहा, आई एम रियली सॉरी बेटा, अगली बार से मम्मा आपको हमेशा साथ ले जाएंगी। धानी बोली, इट्स ओके मम्मा एंड खोंग खोंग री तुले चान। उसने शब्दों को तोड़ तोड़ कर कहा। आरोही धानी के बालों में हाथ फिराते हुए बोली, थैंक यू माय गॉडेस। आरोही फिर धानी को अपनी गोद में लिए नीचे आई। उन सभी ने ब्रेकफास्ट किया। जब अद्विजय ब्रेकफास्ट टेबल पर आया तो उसने धानी को अपनी ओर बुलाया। धानी जाकर अद्विजय की गोद में बैठ गई। अद्विजय ने उससे पूछा, डैडी, आपको 2 दिन के लिए छोड़कर गए थे, तो आपने इन दिनों क्या किया? धानी बोली, कुछ नहीं डैडी, धानी को आप दोनों की बहुत याद आई थी। अद्विजय ने धानी को एक छोटी सी स्पून से फीड कराते हुए कुमार और राज को देखकर कहा, आज रात घर में एक छोटी सी पार्टी होल्ड करो, जिसने का ड्रिंक होगी ना स्नैक्स और ना ही कोई बाहर का आदमी। मामा जी, तो फिर ये किस तरह की पार्टी हुई? कुमार ने पूछा। ओनली डांस एंड सेलिब्रेशन, अद्विजय बोला। उसकी बात सुनकर सभी हैरान हो चुके थे, मगर धानी एक्साइटेड हुई थी। वहीं मृत्युंजय के विला में मृत्युंजय काफी उदास ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा था। वो बिना ब्रेकफास्ट किए ही टेबल से उठ गया। सौम्या ने पूछा, क्या हुआ, आप ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सुनकर मृत्युंजय बोला, हमारा मन नहीं है ना हमारे पास। अब हमारा भाई है और ना ही हमारी छोटी बहन। देखो, वो हमारे बिल्कुल पास में है, फिर भी हम उससे मिल नहीं सकते। ये सब सुनकर सौम्या को थोड़ा बुरा लगा और वो बोली, जी, क्या मैं मिस्टी वहां जाकर मिस्टी को कन्विंस करूं कि वो आपके पास आ जाए? ये सुन मृत्युंजय ने कहा, वैसे तो हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे हमारी बहन हमारे पास आ जाएगी, मगर हमें कुछ दिनों का इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी हमारा ऑपरेशन है। सौम्या थोड़ी हैरान हुई और बोली, ऑपरेशन किस चीज का? ये सुन मृत्युंजय ने कहा, जब हमारे जिगरी दोस्त ने हमारे ही भाई की जान लेने की कोशिश की, तब डॉक्टर की काफी घंटे की मेहनत के बाद उसकी जान तो बचा दी गई, मगर पता चला कि वरुण की एक किडनी खराब थी। हमें इसलिए ये ऑपरेशन करवाकर उसे किडनी देनी होगी। सौम्या काफी हैरान थी कि मृत्युंजय एक सौतेला भाई होकर भी वरुण के लिए कितना सोचा था। तभी मृत्युंजय आगे बोला, डॉक्टर ने कहा है कि वरुण के जिंदा बचने के चांसेस 20% है। इस पर सौम्या और हैरान हुई, क्योंकि वरुण के बचने के भी ज्यादा चांसेस नहीं थे और मृत्युंजय उसे अपनी किडनी तक देने वाला था। तभी सौम्या ने मन में सोचा कि उसे अब जल्द से जल्द वरुण की सच्चाई सामने लानी होगी। वो ये ऑपरेशन नहीं होने दे सकती थी, क्योंकि वरुण जैसा इंसान मौत से बदतर सजा डिजर्व करता था। सौम्या को खोया देख मृत्युंजय उसके पास आया और बोला, आप किस सोच में खोई हुई है? सौम्या बोली, मैं एक बार अपनी दोस्त से मिलना चाहती हूँ, क्या मैं वहां जा सकती हूँ? ये सुन मृत्युंजय ने कहा, ठीक है, आप वहां जा सकती हैं, लेकिन अभी हमारे साथ ऊपर चलिए। ये कहकर वो ऊपर चला गया। सौम्या को लगा कि वो सुबह सुबह उसके साथ कुछ करने वाला है, इसलिए वो रूम में डरते हुए गई। मृत्युंजय ने सौम्या को बिस्तर पर बैठने के लिए कहा। जाबे बिस्तर पर आकर बैठी तो मृत्युंजय बोला, हमारे करीब आइए। ये सुनकर सौम्या बिल्कुल नहीं हिली, तो मृत्युंजय ही सौम्या के सामने गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़कर सौम्या की गर्दन को छुआ और सौम्या की गर्दन में जो लॉकेट उसने पहनाया था उसे मृत्युंजय ने उतार दिया। ये देखकर सौम्या ने मृत्युंजय की ओर देखा। मृत्युंजय ने अपने जेब से एक सोने का मंगलसूत्र निकाला और उसे सौम्या की गर्दन में पहना दिया। फिर उसने ड्रेसिंग टेबल पर रखी सिंदूर की डिब्बी को उठाया और सौम्या के पास आकर उसकी मांग भरते हुए बोला, हमारे यहाँ एक शादीशुदा औरत की मांग उसका पति ही भरता है। सौम्या बोली, आगे से मैं ध्यान रखूंगी।
सौम्या को वो मंगलसूत्र देने के बाद मृत्युंजय वहां से चला गया। सौम्या ने एक राहत की सांस ली। जब वो पहले दिन इस घर में आई थी तब मृत्युंजय भले ही उसके साथ काफी बुरी तरह से पेश आया था, जिस वजह से सौम्या को उसे दिन काफी दर्द हुआ था। लेकिन जब मृत्युंजय को उसकी इस हालात के बारे में पता चला तो उसने सौम्या को हर तरह से आराम दिया था। यहाँ तक कि उसने सौम्या के लिए एक डॉक्टर तक बुला ली थी, जिस वजह से सौम्या को ये पता चला कि मृत्युंजय आखिर में उसके लिए भी कितना ज्यादा प्रोटेक्टिव है। एक ऐसा हस्बैंड हो तो एक औरत पूरी जिंदगी उसके साथ बिता सकती है। फिर भी बहुत सारी लड़कियों ने मृत्युंजय की कभी बच्चे न करने वाली बात को सुनकर ऐतराज जताया था। उन्हें ये बात शायद समझ आने में काफी देर लगेगी कि जीवन एक हमसफर के साथ ही काटा जा सकता है और वही जीवन सबसे हसीन होता है। जब मृत्युंजय कमरे से चला गया तो सौम्या तैयार हुई और वो रावत विला के बाहर पहुंची। जब वो अंदर गई तो उसे आरोही मिली। उसे नहीं पता था कि आरोही एक कॉन्टेस्ट के लिए बाहर गई थी। जब आरोही ने सौम्या को देखा तो उसने सौम्या को गले लगा लिया। सौम्या आरोही से मिलने के बाद जल्दी से धानी के पास गई और उसने धानी को प्यार से गले लगाया। धानी भी अपनी मासी से मिलकर काफी खुश हुई। जब वो दोनों सोफे पर बैठी तब सौम्या ने आरोही का हाथ पकड़ा और उसे मृत्युंजय की फैसले के बारे में बताया। अद्विजय भी उन दोनों की बातें सुन रहा था। सौम्या ने एक उम्मीद के साथ अद्विजय को देखते हुए कहा, मिस्टर रावत, क्या आप भी उनकी पहली पत्नी के बारे में जानते हैं? अद्विजय ने हाँ में सर हिला दिया। एक आरोही ही थी जिसे इस बारे में नहीं पता था और वो काफी हैरान थी। उसने कहा, अगर मृत्युंजय के सामने सच्चाई ही लानी है तो क्यों ना सबसे पहले साहिल को ढूंढा जाए, वो सब जानता है ना। अद्विजय बोला, उस इंसान की चिंता मत करो, अब उसे वही जिंदगी जीनी पड़ रही है जिस जिंदगी को जीने के लिए उसने कल्याणी को मजबूरी किया था। सौम्या और आरोही ये सुनकर थोड़ी हैरान दिखाई दी। उन्होंने नहीं सोचा था कि अद्विजय साहिल के साथ कुछ इतना बुरा करेगा। मौत से ज्यादा दर्दनाक तो ऐसी भयानक जिंदगी होती है। तभी राज वहां आया और उसने बताया, वैसे मामा जी के कहने पर दंश ने साहिल के दोनों पैर काट दिए हैं। ये कहकर वो हंसा। आरोही ये सुनकर बोली, आपको उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अद्विजय बोला, तो क्या तुम पुलिस का इंतजार करती, वो पुलिस जो कभी आने ही नहीं वाली थी। इस पर आरोही चुप हो गई। अद्विजय ने राज को देखते हुए कहा, राज, कल्याणी के बारे में कुछ पता चला? इस पर राज ने ना में सर हिला दिया। तभी वहां सोफे पर बैठी मिष्टी उन सबकी बात सुनकर बोली, क्या कल्याणी जिंदा है? ये सुनकर सौम्या ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। तभी मिष्टी ने कहा, वैसे हम अगर भाईसा को ये सारी बातें बताएं तो भाईसा हमारी बातों का विश्वास कर सकते हैं। ये सुनकर अद्विजय ने कहा, नहीं, चांसेस काफी कम है। अगर ये सारी बातें तुमने उसे बताई तो उसे लग सकता है कि ये सब हमने प्लान किया है, और जब सच बाहर भी आए तब भी उसे झूठ ही लगेगा। इसलिए बेहतर होगा ये सच सबूत के साथ उसके सामने आए, और वो सबूत सिर्फ और सिर्फ कल्याणी है। सौम्या बोली, मगर वो ऑपरेशन करने जा रहे हैं, अगर इससे पहले कल्याणी नहीं मिली तो क्या होगा? अद्विजय कोल्ड वॉइस में बोला, वो अपनी किडनी डोनेट करेगा, लेकिन वो अपनी किडनी एक लाश को तो डोनेट नहीं कर सकता। ये कहकर वो एक डेविल लुक के साथ मुस्कुराया। तभी राज बोला, मैं समझ गया। ये कहकर वो वहां से चला गया। सौम्या और आरोही ने अवाक होकर अद्विजय को देखा। वो समझ गई कि अद्विजय ने राज को वरुण को जान से मारने के लिए कहा है। अद्विजय का डेविल लुक देखने के बाद सौम्या और आरोही दोनों बेडरूम में आ गए। आरोही ने सौम्या से कहा, सौम्या, तुम्हारे और मृत्युंजय के बीच अब रिश्ते कैसे हैं? ये सुनकर सौम्या बोली, अब हमारे भी सब ठीक है। वैसे आरोही, कंग्रेचुलेशंस, मुझे अभी मिस्टी ने बताया कि तुम असल में 3 बार कंटेस्ट जीती हो। टीचर सही कहती थी, तुम सबसे टैलेंटेड हो। यह सुनकर आरोही मुस्कुराई और वो बोली, सौम्या, मैंने ये पैसे उस रिंग के लिए अर्न किए हैं जिसको मैंने खो दिया था, तो अब बारी है उसे वापस खरीदने की। ये सुनकर और सौम्या ने हाँ में गर्दन हिलाई। आरोही ने धानी को अपने साथ लिया और वो एक पर्पल कलर की साइफॉन की साड़ी पहनकर कुमार के साथ निकल गई। कुमार ने आरोही को बताया कि वो रिंग अब उस मिस्टीरियस आदमी के परिवार के पास है
और वो मिस्टीरियस आदमी तो उसी पार्टी की रात मर गया था, मगर उसने सौम्या को ये नहीं बताया कि उस आदमी को अद्विजय ने ही जान से मारा था, क्योंकि वो आदमी माफिया वर्ल्ड से जुड़ा हुआ था, जो कि सैकड़ों मासूम लोगों की मौत का कारण था। आरोही ने जब उस रिंग के लिए 50 करोड़ का चेक उस आदमी की पत्नी को दिया, तो वो आरोही को किसी भगवान की तरह देखने लगी। उसे पता था कि उसका पति कितना गलत काम करता है, और वो औरत उसे रिंग को बेचने के लिए कई बार अच्छे से अच्छे ज्वेलर्स के पास गई थी, मगर किसी ने उसे वो रिंग नहीं ली, जिस वजह से उस औरत को तो जैसे यूजलेस ही लगती थी। मगर जब आज आरोही ने उसे रिंग के लिए सीधा 50 करोड़ ऑफर किए, तो वो औरत तुरंत मान गई। उस रिंग को अपने साथ लेकर आरोही को काफी ज्यादा राहत महसूस हुई। उसने कुमार को देखते हुए कहा, कुमार, आप जब भी शादी करें अपनी वाइफ को इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट ना देना कि अगर उससे वो गिफ्ट खो भी जाए तो वो लड़की जिंदगी भर गिल्ट में अपनी जिंदगी गुजार देगी। ये सुनकर कुमार मुस्कुराते हुए बोला, डोंट वरी मामी जी, ऐसा कभी होगा ही नहीं, मैं शादी ही नहीं करूंगा। इस पर आरोही ने कहा, अच्छा देखते हैं कब तक आप शादी नहीं करते हैं। हंसी मजाक करते हुए वो सब वापस रावत विला पहुंचे। अचानक उन्होंने मिस्टी को देखा, जो कि टेबल को पढ़कर चल रही थी। उसे इस तरह अजीब बिहेव करता देख सौम्या आगे बढ़ी और उसने मस्ती के कंधे पर हाथ रख मिस्टर ने मुड़कर देखा। तभी उसने अपने सिर पर हाथ रखा और वो बेहोश हो गई। ये देखकर सौम्या ने जल्दी से मिस्टी के चेहरे पर पानी के छींटे मारे, मगर तब भी मिस्टी नहीं उठी, तो उसे सब एक सोफे पर ले जाकर लिटा दिए और कुछ ही देर में डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने जो बात बताई उसे सुनकर सभी लोग शॉक हो गए। सौम्या ने डॉक्टर से पूछा, क्या आप सच कह रही हैं मिस्टी प्रेग्नेंट है? ये सुनकर डॉक्टर ने हाँ में सर हिलाया। जब डॉक्टर वहां से चली गई तो आरोही, सौम्या और कुमार तीनों काफी गहरी सोच में पड़ गए। कुमार ने कहा, मिस्टी 1 मंथ प्रेग्नेंट है, लेकिन 1 महीने से भी ज्यादा समय से तो ये हमारे साथ है। हमारे अलावा तो ये कहीं जाती भी नहीं है। कहीं मिस्टी के साथ किसी नौकर ने जबरदस्ती तो नहीं की है। इस पर आरोही ने कहा, अब भी किसी पर शक करना सही नहीं है, मिस्टी के होश में आने का इंतजार करो। वहीं उस रात राज राजस्थान चला गया था ताकि वो वरुण की जान ले सके। उसे मिस्टी की प्रेगनेंसी के बारे में कोई खबर नहीं थी। दंश भी उसके साथ था, लेकिन जब दंश ने राज को ये बात बताई तो वो तुरंत सब छोड़कर वापस मुंबई के लिए निकल गया। सौम्या ने मिस्टी से इस बारे में काफी सवाल किए कि आखिर वो इंसान कौन है, मगर मिस्टी ने कुछ भी नहीं बताया। इस वक्त उसका तो दिमाग ही ब्लैंक हो गया था। जब नशे में वो दोनों करीब आए थे तो राज ने उसे बर्थ कंट्रोल पिल्स ला कर दी थी। वो खाने के बाद भी आज वो प्रेग्नेंट थी। वो पहले से ही इस बात से डरी हुई थी कि कैसे वो मृत्युंजय को इस बात को बताएगी कि वो किसी आदमी के साथ सो चुकी है, और अब तो वो उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली थी। ये सोच कर उसका दिमाग फटा जा रहा था। वहीं शाम तक राज रावत विला पहुंच चुका था। आरोही अभी भी बार बार मिस्टी से उस इंसान के बारे में सवाल कर रही थी। राज ने विला में इंटर होते हुए ये नजारा देखा। वो आरोही के पास गया और बोला, मामी जी, आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा। आरोही और सौम्या दोनों ने राज को देखा। राज ने कहा, मामी जी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मिस्टी के पेट में मेरा बच्चा है। ये सुनकर आरोही चिल्लाकर बोली, राज, ये आप क्या कह रहे हो? अपने आपने मिस्टी के साथ ऐसा क्यों किया? आपने एक बार भी उस मौसम के बारे में नहीं सोचा। इस पर राज ने अपनी नजर झुका ली और बोली, मामी जी, ये सब नशे में हुआ था। सौम्या ने कहा, तो अब तुम क्या करोगे? इस पर राज ने सोफे पर ब्लैंक होकर बैठी मिस्टी को देखा और बोला, फैसला मिस्टी के हाथ में है। अगर वो इस बच्चे को रखना चाहती है तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा। अगर वो नहीं चाहती तो हम अबॉर्शन कराएंगे। इस पर मिस्टी ने अपने पेट पर हाथ रखा। वो खुद अभी बचपने में थी और अब वो एक गलती की वजह से एक जिंदगी को जन्म देने वाली थी। अचानक मिस्टी सोफे से खड़ी हुई और बोली, इस बात का फैसला तो हम भी नहीं ले सकते। जब तक हम भाई सा को इस सब के बारे में नहीं बता देते, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। सौम्या ने मिस्टी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, क्या आपके भाई सा ये बात बर्दाश्त कर पाएंगे? इस पर मिस्टी ने कहा, नहीं,
मगर मैं अपने भाई सा से कोई भी बात छुपा नहीं सकती। मेरे लिए दुनिया में सबसे पहले मृत्युंजय भाई सा है, बाद में कोई और। फिर उसने आरोही से पूछा, दी, क्या मैं आज उनके पास जा सकती हूँ? आरोही ने एक गहरी सांस ली और बोली, क्या मिस्टर रावत तुम्हें अलाव करेंगे? एक तरह से उन्होंने तुम्हें किडनैप किया हुआ है। राज बोला, मामी जी, मैं मिस्टी को वहां लेकर जाता हूँ और उन्हें सारा सच बताऊंगा और मामा जी को जरूर इसे कोई ऐतराज नहीं होगा। ये कहकर उसने मिस्टी का हाथ पकड़ा और वहां से आगे बढ़ गया। सौम्या भी वहां से जाने लगी। तभी आरोही ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, इन दोनों को अपने लिए फैसला लेने देना। सौम्या ने हाँ में सिर हिलाया। जब वो तीनों मृत्युंजय के पास पहुंचे, मृत्युंजय ने जब सामने से आती मिस्टी को देखा तो जैसे खुशी से उसकी आंखें चमकने लगी। उसने अपनी बाहें फैलाकर मिस्टी को बुलाया। मिस्टी कुछ दूर आकर रुकी और डरते हुए बोली, भाई साहब, वो हम माँ बनने वाले हैं। मिस्टी ने यह सच्चाई मृत्युंजय को बताई तो मृत्युंजय मिस्टी की ओर बढ़ा। मिस्टी को लगा कि मृत्युंजय उस पर हाथ उठाएगा। सौम्या भी डरने लगी, मगर फिर भी वो आगे बढ़ी ताकि अगर मृत्युंजय मिस्टी पर हाथ उठाए तो वो उसे ये गलत कदम उठाने से रोक ले। रात को बीवी की सेवा करूंगा। मिस्टी को लगा कि मृत्युंजय उस पर हाथ उठाएगा, मगर मृत्युंजय ने अचानक उसे हैरान करते हुए उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, आपने वो काम किया है वो कई पीढ़ियों से किसी लड़की ने नहीं किया था, मगर आप हमारे लिए दुनिया में सबसे कीमती है। तो आज हम आपकी इस गलती पर आपको कुछ नहीं कहेंगे, मगर आप इस नन्ही सी जान को मार नहीं सकती। इस पर मिस्टी इमोशनल हो गई। मृत्युंजय ने कहा, हम जानते हैं कि आप खुद बच्ची हैं, लेकिन इस बच्चे को संभालने में हम आपकी मदद करेंगे। आप इस गलती की सजा इस बच्चे को नहीं दे सकती। मिस्टी ने हाँ में सर हिलाया और वो मृत्युंजय के गले लग गई। अपनी बहन को प्यार से गले लगाने के बाद मृत्युंजय ने घूर कर राज को देखा। वो अपना सर नीचे करके खड़ा था। अचानक मृत्युंजय बोला, ये सब एक गलती के कारण हुआ, इसलिए आपको एक गलती के लिए जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। मिस्टी हमारी बहन है, इसके होने वाला बच्चा हमारी जिम्मेदारी है, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। हम कोई अबॉर्शन नहीं करेंगे। इस पर राज थोड़ा हैरान हुआ। काफी देर बाद वो बोला, अगर मिस्टी अबॉर्शन नहीं करना चाहती और ये बच्चा इस दुनिया में आएगा तो इसका पिता मैं ही होऊंगा। ये सुन मृत्युंजय ने कहा, मगर हम नहीं चाहते कि हमारी बहन का बच्चा आप जैसे एक आपके पिता कहे। इस पर राज थोड़े गुस्से में बोला, तो मेरा बच्चा किसको पिता कहेगा? ये सुनकर मृत्युंजय बोला, उसे जिससे हम अपनी बहन की शादी करेंगे। इस पर मिस्टी शॉक होकर मृत्युंजय को देखने लगी। मृत्युंजय ने मिस्टी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मिस्टी, हम जानते हैं युग आज भी आपसे शादी करने के लिए तैयार होगा, और वैसे भी मासा ने उसे ही आपके होने वाले पति के रूप में पसंद किया था। इस पर मिस्टी ने हाँ में सर हिला दिया। अब राज कुछ नहीं कह सका और वो गुस्से में वहां से जाने लगा। अचानक वो मुड़ा और बोला, भले ही मिस्टी किसी से शादी करें, मगर वो बच्चा मेरा होगा, सिर्फ मेरा। वो मुझे पापा कहेगा, और अगर इसके लिए मुझे मिस्टी से शादी करनी भी पड़े तो मैं शादी करूंगा, मगर आप मेरे बच्चे को मुझसे नहीं छीन सकेंगे। धमकी देकर वो वहां से चला गया। मिस्टी ने मृत्युंजय को देखा। मृत्युंजय बोला, आप चिंता मत कीजिए, वो कुछ नहीं कर पाएगा, आप बस अपना ख्याल रखने पर ध्यान दीजिए। हम युग को ये सब बताते हैं और आप राजस्थान चलने की तैयारी कीजिए। शादी तक वरुण भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। इस पर मिस्टी ने हाँ में सर हिलाया। मृत्युंजय ने सौम्या को इशारा कर मिस्टी का ध्यान रखने के लिए कहा। मृत्युंजय के वहां से जाने के बाद मिस्टी ने आरोही को कॉल किया और बताया कि वो सब लोग अब राजस्थान जाने वाले हैं। ये सब सुनकर अद्विजय ने मिस्टी से कहा कि वो राजस्थान जाकर ज्यादा से ज्यादा इस बात को मृत्युंजय की किडनी डोनेट करने वाली बात को आगे बढ़ाती रहे, जिससे कि उन्हें कल्याणी को ढूंढने का समय मिल जाए। इस पर मिस्टी तैयार हो गई। मिस्टी कॉन्फ्रेंस कॉल पर थी। जब उसने कॉल काटा तो आरोह ने अद्विजय से कहा, मिस्टर रावत, वैसे आपको नहीं लगता कि उस बच्चे पर राज का हक है? अद्विजय बोला, वो बच्चा फ्यूचर में राज को ही पिता कहेगा। कुछ सोचकर आरोही ने कहा, मगर मुझे नहीं लगता कि ये शादी मिस्टी की मर्जी से हो रही होगी। अद्विजय बोला, मर्जी से हो या ना हो, मगर राज का क्या राज?
उस लड़की को पसंद नहीं करता। ये सुनकर दोनों ने इस फैसले को राज और मिस्टी पर ही छोड़ दिया। आरोही बातें करते हुए धानी के पास आई। धानी के पास खिलौने पड़े थे, मगर वो खिलौनों से खेल नहीं रही थी। ये देखकर आरोही ने सीरियस होकर कहा, धानी मम्मा को बताओ, आखिर बात है क्या? आप आजकल इतनी सीरियस क्यों रहती हो? धानी ने कहा, कुछ नहीं मम्मा। आरोही बोली, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें समय नहीं दे पा रही हूँ, इसलिए तुम थोड़ा नाराज हो, तो चलो आज मम्मा के साथ घूमने चलते हैं। धानी बोली, नहीं मम्मा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ और मैं डैडी के साथ काफी दिन घूम चुकी हूँ, अब मेरा मन नहीं है। ये कहकर धानी अपने खिलौने को गले लगाकर ऊपर जाने लगी। आरोही ने ये सब देखा और उसने सौम्या को कॉल करके धानी के बदले बिहेवियर के बारे में बताया। सौम्या बोली, आरोही, तुम्हें धानी के पास जाना चाहिए, मुझे लगता है कि वो किसी चीज से काफी परेशान है। आरोही बोली, तुम ठीक कह रही हो, मैं उसके पास जाकर बात करती हूँ। सौम्या ने अचानक पूछा, आरोही, क्या जब तुम यहाँ नहीं थी तो धानी का ख्याल मिस्टर रावत ने अकेले रखा था? आरोही ने कहा, नहीं, मैंने जाने से पहले चाचा जी और गोली को कहा था कि वो यहाँ आकर धानी से मिलते रहे। ये सुनकर सौम्या शॉक हुई। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद आरोही धानी के पास चली गई और उसने पूरा दिन धानी के साथ ही बिताया। धानी के चेहरे की उदासी उसे भी उदास कर रही थी। रात डिनर करते हुए राज नहीं खड़े होते हुए कहा, मामा जी, मैं शादी करना चाहता हूँ। अद्विजय ने अपना खाना खाते हुए कहा, किससे? राज बोला, मिस्टी से। मुझे उसे अपनी पत्नी बनाना है, अपने बच्चे को एक परिवार देना है। अद्विजय बोला, तुम इसके लिए तैयार हो भी? राज बोला, हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। अद्विजय बोला, लेकिन मृत्युंजय कभी नहीं मानेगा, ऊपर से वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के काफी खिलाफ है। क्या तुम शादी करने के बाद ये इंडस्ट्री छोड़ना चाहोगे? इस पर राज काफी देर तक खामोश रहा और वो बोला, ना ही मैं अपने पैशन को छोड़ूंगा और ना ही अपने परिवार को। तो मामा जी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें और